number of mole is equal to given mass upon molar mass, and molar mass is mass of 1 mole सब्सटेंस, ठीक है. सेकेंड नंबर, हाँ, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलार मास देन? ग्राम्स पर मोल, ठीक है. देखो भाई, मोलार मास इज मास, ठीक है. मास का यूनिट क्या रहता है? ग्राम्स, ठीक है, पर मोल, ठीक है. मतलब पर मोल ऑफ सब्सटेंस दीज मेनी ग्राम्स आर देयर, ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल? मोल क्या रहता है भाई? 1 mole contains 6.022 into 10 raised to 23 what? पार्टिकल्स, ठीक है. 23 पार्टिकल्स. तो ये एक नंबर है, ठीक है. जैसे 1 डजन कितना रहता है? 12. 1 सेंचुरी 100. 1 मिलियन 10 raised to 6. 1 बिलियन 10 raised to 9, ठीक है. तो वैसा ही ये भी एक नंबर है 1 मोल विच इज 6 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स, ठीक है. ओके. एंड ये जो है इसे और एक नाम दिया गया था एवोगैड्रोस नंबर, पता होगा, ठीक है. एवोगैड्रोस नंबर Na, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर, ठीक है. एवोगैड्रोस नंबर. ओके. नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम बाय 22.4, ठीक है, लीटर, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज मोलार वॉल्यूम. नीचे वाले पे 22.4 जो है वो क्या है? मोलार वॉल्यूम, ठीक है. मोलार वॉल्यूम मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी. वेरी नाइस. ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, समझ में आ रहा है. एंड दैट टू एट एसटीपी. एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये पता है ना बाकी लोगों को भी. ओके. व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर. रुको, चलो. मोलार वॉल्यूम, ठीक है, इट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP. Pressure at STP is 1 atmosphere. Temperature at STP is 273 Kelvin. 273 Kelvin मतलब कितने डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस. पता है ना भाई इतना? ओके. तो 1 मोल का वॉल्यूम जो रहता है उसे क्या बोलेंगे? मोलार वॉल्यूम. 1 मोल के मास को क्या बोलता है? 1 मोल के मास को क्या बोलता है? मोलार मास. ए वो mm समझ में आ जाएगा ना. gm गिवन मास अपॉन मोलार मास. mm gm मतलब गिवन मास एंड mm मतलब मोलार मास. अब तीसरा फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. वेरी नाइस. नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, वेरी नाइस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल. ठीक है, ये हमेशा नीचे 1 मोल रहता है. मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल. मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल. समझा? ठीक है. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दिखाते हैं n से, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल उसको क्या दिखाते हैं? Na. तो n अपॉन Na. ये 3 फॉर्मूलाज है. इनके अलावा हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT. किसी को याद है क्या? PV इज इक्वल टू nRT. इसे बोलते हैं, हाँ, वेरी नाइस, आइडियल गैस लॉ या फिर आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है. तो इधर से भी एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ सकता है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू PV बाय RT. समझे? वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर एंड R इज अ कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट. ठीक है. तो ये R जो है ना, ये कांस्टेंट रहता है जिसकी एग्जाम में वैल्यू दी रहती है, विच इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. समझ पा रहे हो ये? ठीक है. ओके. ये जो लोग नए हैं, हम लोगों ने 4 फॉर्मूलाज देखे अभी तक. ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने आई गेस डायरेक्ट एवरेज निकालना सीखा था. ठीक है. अब एवरेज की अगर मैं बात करूं, एवरेज यहाँ पे सब लोगों ने निकाला है स्कूल में. ठीक है. अब अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज के केस में हमेशा 2 चीज़ें दी रहती है. ठीक है. एक कोई तो दिया रहता है A एंड दूसरा कुछ तो दिया रहता है B. ठीक है. फिर बाद में A के लिए कुछ नंबर्स दिए रहते हैं. A का नंबर A1,
A2 ऐसा कुछ, समझे। B के लिए दिया रहता है B1, B2 एंड और आगे कंटिन्यूड, ठीक है। फिर बाद में अगर मुझे A का एवरेज निकालना हो, चलो मैं बताओ, अगर मुझे A का एवरेज निकालना हो तो कैसे यूज करने का, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 अपॉन B1 प्लस B2। अगर A का एवरेज निकालना है तो डिवीजन में B1 प्लस B2, अगर B का एवरेज निकालना होगा तो डिवीजन में A1 प्लस A2, ठीक है। इसका अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देने जाओ, ध्यान दो, मेरे पास दो एलिमेंट्स है, ये सब जन लिखेंगे। एक एलिमेंट है x जिसका मास है लेट अस से 40, दूसरा एलिमेंट है x जिसका मास है 45। x नेचर में मिलता है लेट अस से 30% एंड x 45 जो है वो नेचर में मिलता है 70%। कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोगों को दो दो नंबर्स दिख रहे हैं ना, एक कौन सा नंबर है, मास का है, दिख रहा है ये ऊपर मास वाले नंबर्स, तो ये हो गए मास वाले नंबर A1 A2। दूसरा कौन सा नंबर दिख रहा है, परसेंटेज, ये परसेंटेज वाले नंबर हो गए B1 B2। अरे समझ में आया कुछ, पक्का। दो टाइप के नंबर्स, एक मास वाले और एक परसेंटेज वाले, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को एवरेज मास पूछा, ठीक है, एवरेज मास, तो एवरेज मास के लिए क्या करोगे, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 अपॉन A1 प्लस सॉरी B1 प्लस B2, ये समझा, ठीक है। तो चलो बताओ 40 इंटू 30 प्लस 45 इंटू 70 अपॉन 30 प्लस 70, कुछ समझे, पक्का। एंड फिर बाद में इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। हम लोगों ने ये एवरेज के लिए पढ़ा है, ये एवरेज था, ठीक है। बोलो, हाँ ओके, मतलब कौन सा पार्ट नहीं समझा, ओके। देखो, जब कभी तुम लोगों को कोई भी एवरेज का क्वेश्चन आएगा, ये एवरेज कैसे निकालते हैं वो जैसे बताया गया लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम की रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ मैं। अब जनरली कैसे रहता है, एवरेज में हम लोगों को दो चीज़ें दी रहती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाली दो चीज़ें दी है, ये मास है, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई मास, इसको हम लोग बोल सकते हैं मास वाली चीज़ों को A1 और A2, समझ में आ रहा है। एंड दूसरा क्या दिया है, परसेंटेज, इसको हम लोग बोलेंगे B1 और B2, समझे। अब अगर तुम लोगों को मास का एवरेज पूछा है तो कैसे करने का, A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन B1 प्लस B2। अगर मास मतलब A का एवरेज निकालना है तो अपॉन B1 प्लस B2। अगर परसेंटेज का पूछा रहता है तो अपॉन A1 प्लस A2, ऊपर वाला, समझा। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहता है, जो भी चीज़ें दी रहती है एक सेट में वो मल्टीप्लाई करने की। तो 40 इंटू 30, समझा, A1 इंटू B1, तो 40 इंटू 30 प्लस दूसरा क्या है 45 इंटू 70 अपॉन, अब मास A का अगर एवरेज पूछा है तो अपॉन B, ठीक है। तो B1 प्लस B2 30 प्लस 70, दिस विल गिव अस एवरेज 43.5। निकाल भी दिया, ओके नाइस। तुम लोग हाँ 42.5 नहीं बोल रहे, 43.5, ग्रेट, ठीक है। ये समझाइए, फॉलो कर पा रहे हो यहाँ तक, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, फिर बाद में और एक टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान देंगे सब जन, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें तुम लोगों को ऐसा कुछ दिया रहता है, मैं लास्ट टाइम का ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक एलिमेंट है बोरॉन 10, दूसरा एलिमेंट है बोरॉन 11, इन दोनों का एवरेज है 10.8, समझा। देन they'll ask what is the percentage of B10, क्वेश्चन समझा, ठीक है। अभी तुम लोगों को आंसर जिन लोगों को पता होगा, जो लोग नए हैं वो भी ध्यान देंगे। अब देखो भाई, क्वेश्चन का दूसरा टाइप समझा। पहले वाले में क्या था, पहले से परसेंटेज दे के रखा था एंड एवरेज निकालने बोला था, तो तभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं लास्ट टाइम की रिवीजन बता रहा हूँ भाई, जो भी लोग नए हैं, थोड़ा सा अपना ऑनलाइन लेक्चर भी मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके क्वेश्चंस देखना, सिर्फ फॉर्मूलाज देके तुम लोगों को इतना अच्छे से समझेगा नहीं, ठीक है। ये लास्ट टाइम की रिवीजन है और कुछ नहीं। अब इसके लिए एक नई ट्रिक बताई थी, उसको हम लोगों ने नाम दिया था नंबर लाइन मेथड, याद है।
ये देखो भाई एवरेज हमेशा दो नंबर के बीच में रहता है। यहाँ पे एवरेज का क्या दिया है 10.8, वो कौन से दो नंबर्स के बीच में है 10 एंड 11, दिख रहा है सबको। तो 10 एंड 11 उसको मैं बोलूंगा एक्स एंड वाई, चलेगा, अभी के लिए एक्स एंड वाई बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में किधर तो अपना क्या प्रेजेंट है एवरेज, समझा। एंड फिर क्वेश्चन क्या है B10 का परसेंट मतलब x का परसेंटेज निकालो लेट अस से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बना के रखी है, परसेंटेज ऑफ x अगर निकालना है तो करने का ट्रिक है ये, ठीक है। एवरेज माइनस y, समझे, अपॉन x माइनस y इंटू 100, समझा, ठीक है। अब देखेंगे ज़रा इसको अप्लाई करके। मुझे बताओ यहाँ पे एवरेज क्या दिया है 10.8, कौन से दो नंबर्स के बीच में है 10 एंड 11, एंड इसके बीच में है अपना 10.8, समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी का तो मोबाइल बज रहा है, साइलेंट कर दो। अब तो परसेंटेज किसका निकालने बोला है, बी मतलब 10 वाले का या 11 वाले का, 10 वाले का। तो B10 का परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसके अपोजिट वाले को माइनस करने का। तो एवरेज माइनस B अपॉन B10 माइनस B11। अरे कुछ समझ में आ रहा है, जिसका परसेंटेज निकालना है, हाँ इंटू 100, थैंक यू, जिसका परसेंटेज निकालना है उसके अपोजिट वाले को माइनस करने का। अगर B11 पूछा रहता तो तुम लोग क्या माइनस करते B10 माइनस करते, समझे। तो चलो भाई एवरेज क्या दिया है, एवरेज क्या दिया है 10.8 माइनस 11 अपॉन 10 माइनस 11, ये मॉड में है भाई, मतलब परसेंटेज हमेशा प्लस नंबर रहता है ना, इसलिए इंटू 100। तो 0.8 सॉरी 10.8 माइनस 11 0.2, ठीक है। एंड 10 माइनस 11 1 इंटू 100, बताओ आंसर कितना आएगा 20%। कोई दिक्कत, ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसको प्रॉपरली कैसे सॉल्व करते हैं वो भी शायद से मैंने दिखाया था, ये ट्रिक है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं ये ट्रिक है, याद रखना। इसकी मेथड अलग थी, तुम लोग ऑनलाइन जाके देख सकते हो, ठीक है। ये लास्ट टाइम इतना ही हुआ है अपना, पक्का। आज अभी हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बट पहले ये लिख दो, रिवीजन मेरे साथ ही लिखा करो, मतलब वो लास्ट टाइम पढ़ा था ना, तो ज़रा डर नहीं लगना चाहिए लिखने के लिए, बट ठीक है चलो। आज हम लोग डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे। नाउ विल स्टार्ट विद डेंसिटी। चलो भाई, अब देखो ध्यान देंगे सब जन, डेंसिटी डेंसिटी जो है ना वो दो टाइप की रहती है, ठीक है। एक रहती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक रहती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, डी, एंड दूसरी रहती है, वेरी नाइस, ये कैसे पता तुम लोगों को, लास्ट टाइम पढ़ाया था उसके हिसाब से, क्या एब्सोल्यूट रिलेटिव, ओके। दूसरी रहती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी, जिसे हम लोग बोलेंगे वीडी, ठीक है। यहाँ एब्सोल्यूट डेंसिटी हमारी हमेशा डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है ना, इतना तो आता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो वही वाली डेंसिटी है, ठीक है, ओके। तो फिजिक्स में तुम लोग यूज करते हो रो, सुना होगा। केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं डी, सिंपल एकदम, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद एब्सोल्यूट डेंसिटी। डी, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर, मास अपॉन वॉल्यूम। केमिस्ट्री में मास के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं W, समझा, एंड वॉल्यूम के लिए सिंबल यूज करते हैं V। इसमें कोई दिक्कत, याद रखना है W ये सिंबल किसके लिए है, मास के लिए। तो M ये सिंबल किसके लिए रहेगा केमिस्ट्री में, कोई अंदाजा बनेगा, मोलार मास किसके लिए यूज करेंगे, ये समझे क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है।
तो 1 मोल के मास को बोलने का मोलार मास, सिर्फ मास रहेगा तो W, ठीक है। केमिस्ट्री में मास वेट सब कुछ सेम रहता है, तो W भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब हम लोग निकालने वाले हैं फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, गैस ये वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक इक्वेशन आनी चाहिए, कौन सी वाली? हाँ, क्या है वो इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT, समझ पा रहे हो, ठीक है। गैस के लिए हमेशा एक ही इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए, PV इज इक्वल टू nRT। चलो देखो क्या हुआ, ये कलर चेंज नहीं हुआ क्या? PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, अपने को डेंसिटी निकाल लिया। डेंसिटी के लिए चाहिए W/V, दिख रहा है तुम लोगों को? नीचे की इक्वेशन में वॉल्यूम दिख रहा है, V दिखा? ओके, तो V मिल गया डेंसिटी का। अब मुझे चाहिए W। इस इक्वेशन में W दिख रहा है क्या किधर? अच्छे से देखो, दिखेगा, अच्छे से सोचो किधर तो है, दिमाग लगाओ। हाँ, कैसे? वेरी नाइस। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, पढ़ा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास या फिर जस्ट मास। ये गिवन मास कब बोलते हैं? व्हेन इट इज गिवन इन एग्जाम, समझा? तो इसलिए गिवन मास बोलते हैं, बहुत सी बार वो एग्जाम में दिया रहता है। अगर पहले से ही अपने पास मास है तो मास अपॉन मोलार मास, समझे क्या? केमिस्ट्री में मास को क्या बोलने का? W, एंड मोलार मास को क्या बोलने का? M, समझे? तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला बन जाता है PV इज इक्वल टू W/M RT, समझे? अब यहाँ पे तुम लोगों को WV दोनों दिख रहे हैं, तो ज़रा रीअरेंज करो, W/V बनाओ। तो W/V इज इक्वल टू, बताओ क्या बन रहा है रीअरेंज करके? W/V इज इक्वल टू PM/RT, वेरी नाइस, ठीक है। तो PM/RT, एंड ये हमारा जो W/V है दैट इज नथिंग बट डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है फॉर गैस? PM/RT, समझे क्या? फाइंड डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at 1 atmosphere pressure and 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। At 1 atmosphere pressure and 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गिवन दैट R इज इक्वल टू 1/12 लीटर एटमॉस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये एग्जामिनर के ऊपर रहता है उसको क्या वैल्यू देनी है। अब R की एक्चुअल वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, क्या रहती है? 0.821। 1/12 अगर सॉल्व करके देखोगे तुम लोगों का आंसर आएगा 0.0825। कैलसी पे जाके चाहिए तो घर पे चेक करना, आंसर आता है 0.0825। 19-20 का फर्क है, उतना चलता है, ठीक है। हाँ, एक हिंट, टेम्परेचर किस में लेने का? केल्विन। तो वो 27 को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो कितना ऐड करोगे? 273। पता है ना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो टेम्परेचर इन केल्विन इज 27 प्लस 273, कितना हो गया? अरे बताओ ना रे, 300 केल्विन हो रहा है, ये समझे। प्रेशर दिख रहा है। मोलार मास निकालने आता है क्या? CO2 का मोलार मास निकाल लोगे ना? ओके, यस, करेक्ट। तो याद रखना एग्जाम में मोलार मास के लिए डेटा दिया रहता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, इतना दिया रहता है। मोलार मास सबको निकालने आता है? आता है मोलार मास निकालने? 44 आएगा पक्का?
ओके करो चलो। डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT। P कितना दिया है 1 इंटू M। M सब्जन 44 निकाल पाए, एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 32, ठीक है, तो 12 प्लस 32 44, इतना सबको आता है ना बे, पक्का? ओके एंड फिर बाद में R इज 1/12 इंटू 300, समझा? ठीक है, तो देखो बे तुम्हारे ऊपर है तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो, मतलब जैसे कि 300 जा 300 एंड 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 20 मतलब 25, 4 जा 100, समझा? तो ये कितना बन रहा है 44 अपॉन 25 का टेबल मेरे ख्याल से यहाँ पे हर एक को आता होगा ना, इतने तो होशियार हो तुम लोग। तो अब देखो भाई 25 बंदा 25 बंदा 25 कितने बच गए 19 ना, हाँ। फिर 25 7 था 175, तो 190, तो 175 माइनस 190 15, 25 6 जा 150 यूनिट। किसी ने लिखा है क्या? आंसर करेक्ट था, यूनिट मैंने तभी पूछा नहीं, किसी ने लिखा है क्या मुझे देखना है क्या किसी ने लिखा हुआ? हाँ उधर तक अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, उधर में चेक करो, तो बताओ। ओके चलो ओरिजिनल फॉर्मूला की तरफ जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? बताओ मैं, मास का यूनिट क्या रहता है? केमिस्ट्री में कौन सा यूज करते हैं? केमिस्ट्री ग्राम्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? समझा? तो इसका यूनिट इधर लिखो या एकदम नीचे, इधर नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, डेंसिटी का यूनिट, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तो यूनिट बन जाता है ग्राम पर लीटर, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री में और एक यूज होता है ग्राम पर मिलीलीटर, समझा? ठीक है, ओके। ये बाय द वे किसी को पता है लीटर को या फिर मिलीलीटर को और कुछ तो बोलता है? ये पढ़ा है तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं, बट 1 मिलीलीटर ये सब यूनिट कन्वर्जन एंड ये सब पता रहना चाहिए, मतलब लिख के रखो अच्छे से, किधर तो लास्ट पेज पे चाहिए तो लिख के रखना। 1 मिलीलीटर इज 1 वेरी नाइस cm क्यूब, पढ़ा ये, एंड 1 लीटर इज वेरी नाइस 1 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ओके, ये पता रहना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, छोटी मोटी चीज है। ये क्वेश्चन सबको आया। अब मुझे बताओ यहाँ पे यूनिट कौन सा यूज करें, ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर? क्यों? यहाँ पे ग्राम पर ml यूज करूं या ग्राम पर लीटर यूज करूं, और क्यों? तो ml भी तो रहता है ना, मतलब मिलीलीटर भी चलता है। वेरी नाइस, डेटा में पहले से लीटर में डेटा दिया है, अबे समझे क्या? वो ऐसे अंधाधुंध ml और लीटर सिलेक्ट नहीं करने का, वो डेटा क्या दिया है एंड कैसे दिया है वो देखने का, समझा? तो यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे? ग्राम पर लीटर, नो डाउट, ये फॉलो हो पाया? पक्का? ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी, ठीक है, चलो लिखो हेडिंग। चलो करें शुरू। तो पहले रिलेटिव डेंसिटी या फिर वेपर डेंसिटी का ये लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी देखो, इट इज द रेशियो ऑफ ratio of density of a gas
the ratio of density of a gas to density of some other gas, to density of some other gas, मतलब this other gas can be anything, ठीक है. It is the ratio of density of a gas to density of some other gas, ठीक है. तो ये बहुत वेग हो जाता है. अभी वो सम अदर गैस कैन बी एनीथिंग, हाइड्रोजन, हीलियम, बाद में लिथियम नहीं, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैस तुम लोगों को याद है, आर्गन, नियॉन, ठीक है, बहुत सारी हो जाती है. तो इसमें ऐसे ना एकदम अच्छा पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं आता. तो हम लोगों ने दूसरा और एक कंसेप्ट बना के रखा है, वेपर डेंसिटी. समझे क्या? हाँ, करेक्ट. तो लिखो इसके डेफिनेशन. इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस. It is the ratio of density of a gas, ratio of density of a gas to ratio of density of a gas to density of density of hydrogen gas, to density of hydrogen gas at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, ठीक है. चलो भाई सब जन अभी थोड़ा हेल्प करेंगे मेरे को. देखो, हाँ, तो वेपर डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. अरे समझे क्या? What is the formula of density of gas? PM by RT. अब भी डिराइव किया, समझे, ठीक है. What is the formula for density of gas? PM by RT. गैस के लिए हमेशा वही यूज करने का, PM by RT. तो which is equal to P M of gas. M मतलब क्या? कौन सा मास? मोलार मास. सिर्फ मास नहीं है, मोलार मास, ठीक है. बाय आर टी अपॉन नीचे क्या आएगा? पी एम बाई आर टी आएगा. डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की तो गैस है, तो पी एम ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, बाय आर टी. समझे? अब यहाँ पर आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कट हो जाता है. ये कट हो गया, मतलब सेम है ना बे. समझा? और क्या क्या सेम है यहाँ पे? पी एन टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर डेफिनेशन में लिख के रखा है, ठीक है, सेम है, सब कट हो गया. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी नाउ? वेरी नाइस. मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस? अब देखो बे, एक हाइड्रोजन का मास रहता है 1, तो H2 का बनेगा 2. तो फाइनल फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी कभी पहले यूज किया ये? वेरी नाइस. वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2. समझा? ये अपॉन 2 क्यों आया? बिकॉज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2. ठीक है, ये कभी ना कभी फॉर्मूला पहले देखा होगा ना? नहीं देखा? ओके. इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल, मतलब इसमें ये डायरेक्ट यूज नहीं होता वैसे तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन. ठीक है, O3 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 16. चलो ठीक है, आगे बढ़े. हाँ, वेपर डेंसिटी का यूनिट देखो भाई, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, सारे यूनिट्स क्या हो गए? कैंसिल हो गए. तो यूनिट इज यूनिटलेस. ठीक है, नो यूनिट इज देयर. इधर तक कोई दिक्कत? दो ही चीजें देखी, पी एम बाई आर टी एंड वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास अपॉन 2. खत्म. ठीक है, नेक्स्ट. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवोगाड्रोस लॉ से. कभी ये पढ़ा है तुम लोगों ने? ओके. अभी अगर तुम लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा तो ऐसे अज्यूम करना कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और यहाँ पे ध्यान दो जरा.
ठीक है। देखो भाई एवोगैड्रो ने लेट अस से, मतलब ये लॉ पढ़ने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करने वाले हैं, ठीक है। लेट अस से कि एवोगैड्रो ने एक बलून लिया, ठीक है, एंड बलून के अंदर हवा भरनी स्टार्ट की, ठीक है। अब बलून में फूंक मारेंगे तो कौन सी हवा जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, छोड़ते नहीं है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 मोल हवा अंदर गई, बलून की साइज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, बराबर। तो उन्होंने बोला ओके, हवा अंदर जाती है, बलून क्या हो जाता है? इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है, समझे। मतलब वापस एक बार करके देखते हैं, कम हो गया तो नहीं होता, पता है। अब तो वापस एक बार उन्होंने करके देखा, 1 मोल CO2 ऐड किया, समझा। वापस ऐड किया, वापस बलून की साइज बड़ी हो गई, समझ में आ रहा है। फिर बंद कर दिया, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, तो इधर से हम लोग क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऐड करते हैं, 1 मोल ऐड किया, वॉल्यूम बढ़ गया, और 1 मोल ऐड किया, वॉल्यूम और बढ़ गया। सो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, समझा। ये होता है एवोगैड्रोस लॉ, समझे। बट फिर साला ये बहुत सिंपल लग रही है, तो तुम लोग भी सोच लेते, ठीक है। तो कुछ तो अलग करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ऐसे टाइम पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैस चेंज की, समझ में आ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बदले दूसरी कोई गैस बताओ भाई, हीलियम, ठीक है। अब कुछ भी, अब इसको सेम, मतलब देख भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना भाई, तो सेम टू सेम बलून चाहिए, सेम साइज, सेम कंपनी, सेम रबर, ठीक है, वैसा। हाँ सच्ची, मतलब रबर भी अलग अलग टाइप का रहता है, गाड़ी का टायर का रबर एंड बलून का रबर फर्क रहता है ना, ऐसा समझा। तो सेम बलून, ठीक है, वैसा एक्सपेरिमेंट एकदम डिट्टो रहना चाहिए, ऐसे मजेदार। अब देखो, फिर इन्होंने इसके अंदर भी क्या ऐड करना स्टार्ट किया, हीलियम अंदर जा रही, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, छोटी गैस, हीलियम सेकेंड एलिमेंट है ना, तो छोटू एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। कार्बन की अगर बात करें, कार्बन थोड़ा सा बड़ा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, समझा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट कार्बन जितना, बट थोड़ा सा क्या रहता है, छोटा, समझ पा रहे हो। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया एंड 1 मोल ये छोटे छोटे हीलियम ऐड किए। अब मुझे बताओ, हीलियम के बलून की साइज कार्बन डाइऑक्साइड के बलून से छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी? छोटी बननी चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो उन्होंने भी वही सोचा था, छोटी बननी चाहिए। बट जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि बलून की साइज नहीं, सेम है, बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है, बट सेम बन गई, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे, कुछ तो गड़बड़े साल, वापस करके देखते हैं। वापस करके देखा, वापस क्या ऐड किया, 1 मोल हीलियम। वापस ऐड करने के बाद उनको पता चला कि वापस बलून की साइज सेम है। बाय द वे इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई सब ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझा मैंने क्या बोला, बट पक्का ओके। तो इधर से उनको एक बड़ी चीज पता, बाद में और गैसेस चेंज करके देखा, नाइट्रोजन डाल के देखेंगे, ऑक्सीजन डाल के देखेंगे, हाइड्रोजन डाल के देखेंगे, समझ में आ रहा है। सब में अगर हम लोग कितने मोल्स ऐड कर रहे हैं, 1-1 मोल या फिर इक्वल मोल्स, 2-2 मोल्स ऐड करेंगे तो भी चलेगा, बट इक्वल रहनी चाहिए, समझा। तो बलून की साइज हमेशा सेम रहती है, समझा। तो उधर से पता चला कि भाई गैस कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उनका वॉल्यूम भी, या फिर अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स, लॉ समझा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, इसका मीनिंग क्या, देखो भाई टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तुम लोगों ने कभी बलून को फ्रिज के अंदर रखा है, रख के देखना, सिकुड़ जाता है, हाँ सच्ची, ठीक है ऐसे। हाँ, और दूसरी बात, तुम लोगों को लगता होगा गैस उड़ गई, नहीं, तुम लोग उसको फ्रिज के बाहर निकालो, वापस बड़ा होता है, हाँ सच्ची, आंखों के सामने। फ्रीजर में रखना अब है, नहीं तो फ्रिज में इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता। फ्रीजर में अच्छा खासा एकदम गरम निकाल दो उसको, चिल करो उसको, ठीक है, तो वो होता है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। तो वैसा, तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए क्या, ऐसा कर सकते हैं कि एक बलून को फ्रिज में रखा, दूसरे को नहीं रखा,
नहीं तो वो गलती हो जाएगी, तो फिर भाई सिकुड़ जाएगा, समझा। वैसे अगर मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर मतलब क्या, लेट से एक बलून को एक ऐसे इसके अंदर रख दिया, डब्बे के अंदर, ऊपर से एक प्लेट डाली और सिर्फ दबा रहा साले को, समझ में आ रहा है ना, तो ये मतलब कंडीशन सेम है क्या, तो वो बेचारा छोटा हो जाएगा ना भाई वैसी कंडीशन में, गेटिंग इट, ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी सेम, ठीक है, ओके। चलो ये बलून बनाते फिर बैठना, लॉ लिख के दे रहा हूँ, हाँ मतलब ये बताओ, ओके। इक्वल नंबर ऑफ, सॉरी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, equal volume of all gases contains equal number of moles, contains equal number of moles at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, ठीक है। उसके बाद वो चाहिए तो लिख दो V is directly proportional to number of moles, ठीक है, V is directly proportional to number of moles, ठीक है। फिर बाद में एवोगाड्रो ही वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने को 1 मोल का वॉल्यूम बताया, ठीक है। तो देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, तो 1 मोल का वॉल्यूम भी अपने को पता चाहिए। हाँ बे, तो वो डिपेंड करेगा क्या गैस कौन सी है, नहीं 1 मोल अगर है तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा हर एक गैस के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस एट STP, समझे। गैस के लिए अगर कुछ भी निकालना हो तो क्या निकालने का, क्या यूज करने का, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करने की, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। अब मुझे बताओ STP यूज कर रहे हैं, STP पे प्रेशर अभी आज ही किया है भाई, जल्दी बताओ। हाँ 1 वॉट एटमॉस्फेयर, वेरी नाइस, ATM। टेम्परेचर वेरी नाइस 273 केल्विन, ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, हेडिंग देखो, हेडिंग वॉल्यूम ऑफ व्हाट, 1 मोल गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1। आर की वैल्यू एग्जाम में दी रहती है, आज 2 बार यूज करके हो चुके हैं, क्या है आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। 1/12 वो थोड़ा सा 19-20 है, समझा, ठीक है, ओके। तो इस फॉर्मूला से अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, V निकालना है, तो बताओ भाई V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, NRT बाई P, ओके। N की वैल्यू 1, R की वैल्यू, T की वैल्यू, STP है हाँ 273, समझे। NP की वैल्यू मतलब भाई 1 तो कट निकल गया, सिर्फ वो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, समझा, ओके। चलो एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, किया है कैसे, हम लोग लास्ट लेक्चर में किया था क्या ये, ओके। देखो भाई क्या था, 0.0821 इंटू 273 22.4, समझा, ठीक है, यहाँ से वो नंबर आता है, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, इन डाउट। अब देखो भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मस्त क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो। और चिल्ला चिल्ला के आंसर कोई बताएगा नहीं, एंडिंग में मैं हैंड रेस करने बोलूँगा, ठीक है। और अगर मुझे ऐसे लगा कि किसी ने ऐसे प्रेशर में आके दूसरों का देख के हैंड रेस किया तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, ठीक है, हाँ ऐसे अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। चलो देखो भाई, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, ठीक है, इन दोनों की साइज सेम दिख रही है बट एक्चुअल में सेम है क्या, वो डिपेंड करता है, अभी वो बाद में पता चलेगा, ठीक है, ओके।
एंड हो भी सकती है मतलब और नहीं भी हो सकती, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर है O2, इस कंटेनर के अंदर है O3, दोनों कंटेनर्स में X एटम्स ऑफ O है। क्वेश्चन समझा यहां तक? दोनों कंटेनर में X एटम्स ऑफ O है। ऑप्शन ए, वॉल्यूम ऑफ A is more than a volume of B, volume of A is equal to volume of B, volume of A is less than volume of B। क्वेश्चन समझा? अब सोचो, एवोगैड्रोस लॉ का क्वेश्चन है, वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे वॉल्यूम सेम दिख रहे हैं, मतलब है ना? नहीं, ये एक्चुअली बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। बट ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो डायग्राम की साइज जो है वो वॉल्यूम को दिखा नहीं रही है, ठीक है। ओके, एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई करो, सोचो, फिर बाद में हैंड रेस करेंगे। कोई आंसर पूछेगा नहीं मुझे या बताएगा नहीं मुझे। हाँ, वो जो लिखा है वो, यस, दोनों में एक्स आइटम्स है। ओके, यहाँ पे हैंड रेस करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, रुको रुको, एक साथ उठाओ, ऐसे ऑप्शन बी के लिए उठाए थे कि ए के लिए, तो फटाक से उठाने का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और बाकी लोग, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके। हाँ, ऑप्शन ए वाले करेक्ट है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे इस x को है ना, कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक अच्छा नंबर बताओ, इवन नंबर, इवन, बहुत घटिया, एकदम छोटा, पहला नहीं, 36, ओके 36। देखो भाई, लेट अस से अपने पास वी हैव 36 ऑक्सीजन एटम्स, बराबर ना भाई, x 36 हो गए, मतलब समझा। अब एक O2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, बराबर। तो 36 कितने एटम्स बनाएंगे? 18, अरे 1 का 2, 2 का 4, 6 का 12, 18 का 36, समझा। तो इट हैज 18 O2, समझा। यहां पे अगर मैं करूंगा, यहां पे भी कितने आइटम्स हो गए? 36 ऑक्सीजन हो गए। एक O3 में कितने आइटम्स? 3, ये 30 नहीं है, 3 ऑक्सीजन आइटम्स। तो 36 ऑक्सीजन से कितने बनेंगे? 12 ही बनेंगे, बराबर ना बे। 1 का 3, 3 का 9, 4 का 12, 12 का 36, तो ऐसे 36 से 12 बनेंगे, समझे। कहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा बन रहे हैं? O2 में या O3 में? तो यहाँ पे ज्यादा गैस है, ज्यादा गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। कुछ समझा? पक्का ना? तुम लोगों ने उल्टा किया होगा कि XO3 और XO2 ऐसा कुछ सोचा होगा, वो उल्टा सुल्टा कुछ, तो ये समझा? पक्का? ओके, लिख दो, मतलब वो क्या रहेगा, टिक कर दो। लिखा ही नहीं? जल्दी लिखो। अभी हम लोग पढ़ने वाले गे-लुसाक्स लॉ। ये पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? बता दो, गे-लुसाक्स लॉ। ओके, ये तुम लोगों ने सुना नहीं है? ओके, गे-लुसाक्स लॉ। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलके एक लॉ दिया, ठीक है। तो लोग हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही है। ओके, तो एक का नाम था गे, दूसरे का नाम था ल्यूजैक्स। ये एक टाइम पे एक्चुअली नाम रहते थे, क्या हंस रहे हो, सच्ची। हाँ, मतलब इसका ना अभी लास्ट लेक्चर में, मतलब पहले भी बीच में मुझे किसी ने बताया था, इसका मीनिंग पहले के ज़माने में, मतलब अभी भी देखा, पता है तुम लोगों को, डालो फिर भी हंस रहे हो। हाँ, हैप्पी रहता था, करेक्ट।
ठीक है, तुम लोग कौन सा मतलब रिसर्च कर रहे थे, तुम लोगों को इस सब शब्द का मीनिंग पता है? ओके, तो वैसा मतलब पहले एक्चुअली अच्छा वर्ड था ऐसे हैप्पी, ठीक है, वैसा तो माँ बाप अपने बच्चों के नाम रखते थे, फिर बाद में हम लोगों ने एक नई कैटेगरी बना दी, तब तक वैसा कुछ मतलब आया नहीं था मार्केट में वैसा, फिर बाद में तब से ही ऐसे डाउनफॉल में चला गया बेचारा नाम ऐसा, ठीक है, तो पहले बहुत पॉपुलर नाम था। ओके, तो अब गिल-लुसाक्स लॉ लिखो, स्टेटमेंट बताओ। व्हेन gaseous reactants reacts to form gaseous products, then volume of reactants and products bears a simple whole number ratio. Bears, bears, bears a simple whole number ratio. Bears a simple whole number ratio with each other. ठीक है, सिंपल है, और ये एवोगाड्रोस लॉ के ऊपर से डिराइव भी कर सकते, डिराइव मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने ये रिएक्शन देखी होगी, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग अस 2HCl गैस, ठीक है। व्हाट इज द मोल रेशियो ओवर हियर? देखो मोल रेशियो also called as stoichiometric ratio, ये समझे? तो मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? एक। Cl2 का HCl के कितने बन रहे हैं? मोल रेशियो इज 1:2, समझा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पढ़ा ना बे, समझा? तो इफ इट इज द मोल रेशियो देन व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो? सेम टू सेम आएगा 1:2। अरे समझ में आया? ठीक है, दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो, गेटिंग इट? पक्का? इसके पर भी क्वेश्चन कैसे आते हैं? लेट्स से कि मुझे 6 लीटर HCl बनाना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 विल बी रिक्वायर्ड? हाँ समझा, सिंपल सा, ठीक है। या फिर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ H2 इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके, गुड गुड। नेक्स्ट 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2H2 गैस, यहाँ पे मोल रेशियो या फिर वॉल्यूम रेशियो कितना आएगा? दिख रहा है क्या? ठीक है। अब सेम टू सेम लेट अस से कि मेरे पास 4 लीटर ऑक्सीजन है, कितना वाटर बनेगा? 8 लीटर, एंड कितना हाइड्रोजन लगेगा? 8 लीटर। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। सिमिलरली और एक एग्जांपल N2, ये रिएक्शन पता होगी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस giving us 2NH3 gas. Name of this process is called as, याद है क्या? Very nice. इसे बोला जाता है हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, नाम है ये, नहीं पता होगा पता चल जाएगा। ओके, व्हाट इज द मोल रेशियो नाउ? 1:3:2, समझा? ठीक है। तो अभी तुम लोग मुझे बताना, मेरे को 7.5 लीटर अमोनिया बनाना है, ठीक है। तो कितने लीटर हाइड्रोजन एंड कितने लीटर नाइट्रोजन लगेगा? कर लोगे ये?
करो ज़रा। ओके, ये देखो देखो, अगर कैलकुलेशन में कुछ भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, ये सिंपल है, 1 का 2 हो रहा है तो 4 का 8 होगा। हाँ वैसा, मतलब यहाँ पे ये मोल रेशियो समझा ना, 2 1 2, तो 1 का हो रहा है 2, तो 4 का होगा 8। बट ये कैलकुलेट कैसे करें, समझा? 4 इंटू 2 अपॉन 1। सेम वे अभी यहाँ पे 2 का होता है, मतलब 2 किससे बनता है, 3 से, तो इधर से कितना होगा, तो क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम लोगों को। ये फॉलो कर पा रहे हैं सब जन? सिमिलरली यहाँ पे भी 7.5 अब n2 के साथ है, तो 2 का 1 मतलब 7.5 का आधा, समझा, विच इज 3.25 75 3.75, समझा? ठीक है, तो ये 7.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, समझे? ये एकदम सिंपल लेवल है। अभी हम लोग थोड़ा जेई की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये समझा यहाँ तक? पक्का? श्योर? नहीं समझा? किसी ने तो चेक किया? कौन सा? हाँ, ये रिएक्शन बैलेंसिंग की रही थी ना, देखो ना, 1 3 2, ये बैलेंसिंग से आ रहा है। तो अगर रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दी हो तो कभी कभार करने पड़ सकती है, जनरली तो दी रहती है। अगेन याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिएक्शन दी रहती है, ठीक है? अगर रिएक्शन नहीं दी हो तो तुम लोगों को गूगल करना पड़ेगा अभी के लिए। तो 2 साल में धीरे धीरे रिएक्शन पढ़ाएंगे ना बे, एक ही साथ थोड़ी ना ऐसे, मतलब 400-500 रिएक्शन एक ही जगह पे लिख के दे सकता हो, समझा? तो मेजरली अभी जैसे मैंने रिएक्शन डायरेक्ट लिख के दी थी, वैसे रिएक्शन दी रहती है, बैलेंसिंग भी मेजरली किया रहता है, तो डायरेक्ट ये मतलब समझ में आ जाएगा 1:3:2, ठीक है? बट अगर नहीं दिया हो और तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो गूगल करने का, ठीक है, कोई एक रिएक्शन के लिए। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही मतलब सारे केमिस्ट्री के रिएक्शन पढ़ नहीं सकते जो 2 साल में पढ़ना है, ठीक है? वैसा तो देखेंगे। चलो आगे बढ़े। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। लिख के हो गया क्या? नहीं, हाँ लिखो लिखो। सेम रहता है बिकॉज वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखो लिखो, चलो हो गया। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज पढ़ना है, ठीक है? और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है? ध्यान देंगे। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, देखो। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? अब देखेंगे जरा, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है? लेट अस से सम हाइड्रोकार्बन इज देयर व्हिच कंटेन्स X कार्बन एंड Y हाइड्रोजन, ये समझा? ठीक है, ओके। तो देखो X कार्बन एंड Y हाइड्रोजन प्लस इट विल रिएक्ट विद कंबशन के लिए क्या चाहिए रहता है बे? ऑक्सीजन, ठीक है? अब मुझे बताओ C प्लस O2, CO2, ओके, तो इट विल फॉर्म CO2 एंड H प्लस O2 H2O। मुझे बताओ यहाँ पे कितने C थे? X, तो यहाँ पे भी कितने आने चाहिए, समझा? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो कितने H2O आने चाहिए? अब Y लूंगा, ध्यान दो, अगर Y लिखूंगा तो एक H2O में 2 H, तो Y H2O में डबल हो जाएगा ना बे? बट अपने को सिर्फ Y हाइड्रोजन चाहिए, Y H2O नहीं चाहिए, तो क्या लिखूं? Y/2 लिखेंगे, वेरी नाइस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? Y/2,
2, तो ये 2 ऐसा कट हो सकता है। एंड अभी वाई हाइड्रोजन दिख रहा है। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का सबको समझा? ओके नेक्स्ट। एंड ऑक्सीजन लगता है X प्लस O2, ऑक्सीजन लगता है X प्लस Y/4O2, ठीक है। सेम टू सेम, यहाँ पे जो Y/2 किया था ना, क्योंकि वहाँ पे H2O था, तो O2 हो जाएगा तो Y/4 हो जाता है। अगेन देखो, एक CO2 में कितने ऑक्सीजन? तो एक CO2 में कितने O2? XO2। अरे एक में कितने O2? एक नहीं, O2 सॉरी, तुमने पहले भी 2 बोला था, आई गेस मेरा ध्यान नहीं है। हाँ, एक CO2 में कितने O2? एक CO2 में एक, 2 में 2, 3 में 10 में X में इतना फॉलो हुआ। प्लस अब जरा वाटर की बात करते हैं। एक वाटर में कितना O2? हाफ। O2 रुको, 2 वाटर में कितने O2? एक। ध्यान दो बे, 2 वाटर में 2 O मतलब 1 O2, समझा? 2 में 1, 4 में 10 में Y में Y/2, Y/2 में Y/2 का आधा Y/4। समझ पाए? नहीं तो रट लेने का मतलब, ठीक है। अभी ना मतलब सिंपल है, ऐसे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा सोचने का है ना। मतलब 2 में 1 O2, तो 4 में 2, 10 में 5, Y में Y/2, अपने पास Y/2 है, तो Y/2 में Y/2 का आधा Y/4। फॉलोड? ठीक है, तो Y/4, समझा? चलो, ये हो गई रिएक्शन। नाउ टेल मी व्हाट इज इट्स मोल रेशियो। पहले कितना, ये कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, ओके। O2 कितना दिख रहा है? वेरी नाइस, X प्लस ये एग्जाम में दिया नहीं रहता, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके ऊपर डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आता है, ये समझा? ये लिख लिया, ओके, ये मतलब लिख लो। फिर बाद में हम लोग अभी इसका एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जेई में आया हुआ, ठीक है। कंपैरेटिवली सीडी के क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। 2 क्वेश्चन लिखो, देखो। क्वेश्चन इज 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 gas and 50 ml of water vapors. Total number of carbon and hydrogen is dash, ठीक है। ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करके दिखाऊँ? ओके ग्रेट। आंसर कोई चिल्ला के बताएगा नहीं, आंसर आ जाए तो एड्रेस करना, मैं वहाँ पे आके चेक कर लूँगा, ठीक है। ये यूज़ करना था, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी खाई की, क्या हुआ, कुछ सॉल्व किया? 65 ही आ रहे हैं, कैसे बताओगे, कैसे ला रहे? नहीं, वो एक्स और वाई है ही नहीं, कुछ भी। It is corresponding to x. It is not x. It is corresponding to x. दोनों में डिफरेंस रहता है,
ठीक है चलो देखो, नहीं गलत है, गलत है, रुक इधर देखो भाई क्या कर रहे हो, चलो मैं बताता हूँ। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन 10, पहले जैसे कर रहे थे वैसा ही सब कुछ देख रखा है, दिस इज 10। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2? हाँ, और तुम लोग ये रिएक्शन वापस लिख के ये सब कुछ लिख के करोगे, ठीक है, वहां पे मतलब गंदगी मत करना कुछ भी, मतलब हाँ समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? 50, ठीक है। तो एकदम डरा देता है वो मेरे को बीच में डर गया था मैं थोड़ी देर के लिए। तो अब हम लोगों को ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय x and number of hydrogen is represented by, but वो x 40 नहीं है, it is corresponding to 40, वो दोनों में अंतर है, ठीक है। x ये 40 की क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, बट वो 40 नहीं है। अब उसे निकालने के लिए कुछ भी निकालना हो तो क्या करने का, कितने बार बताने का, अरे समझे, तो 40 इंटू 1 40, 10 इंटू x 10x, x इज इक्वल टू 40 बाय 10, अरे समझा, 4। मैंने थोड़ा सा रश किया है, फिर भी मैं और इसके क्वेश्चंस लेता हूँ, थोड़े इजी वाले लेता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को मेरे ख्याल से NH3 के एग्जाम्पल तक ही मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है, तो मैं थोड़े से और एग्जाम्पल दूंगा, बट ये हर टाइम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x ढूंढना था बे, तुम लोग ये कभी ऐसा किया है क्या कि एग्जाम में x दे दिया x 40, कौन सा गणित सीख के आए हो बे ना, मतलब x ढूंढना रहता है, x कभी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, समझा, ठीक है। तो x ढूंढने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। वैसे अभी y ढूंढो और मुझे आंसर दो, मतलब वैसे हाँ करेक्ट, क्या सॉरी नहीं हाँ ये वही तो बोला तुमने, ये बराबर लिखा है नीचे वाला, बट ये वाला जो पार्ट था वो ये था, ये समझा क्या, मतलब ये इसका यूज करना था। ए y ढूंढो सब जन, y के लिए वापस क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बट इधर मत करना सालो, ठीक है, सिर्फ कुछ तो अजीबोगरीब मत करो, ठीक है, वो ओरिजिनल के साथ वैसे करोगे तो भी आंसर वैसे करेक्ट आएगा, बट x की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी वहां पे, चाहिए तो घर पे जाके करके देखो, वैसे आंसर आ सकता है बट x की वैल्यू बराबर 4 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाँ घर पे जाके लेट्स ट्राई, इधर अभी 65 आंसर देने वालों, इधर पहले जो मेथड पढ़ाई जा रही है उससे आंसर निकालो, ठीक है। तो अभी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में आंसर क्या आ रहा है बताओ, चलो आया 10 पक्का, ओके। तो y हो गया 10, ये सेम क्वेश्चन है ना 2-4 साल पहले भी आया था ना, मतलब समझे, ये 24 में आया था तो 20 या 21 में भी आया हुआ था क्या, हाँ ठीक है ना, चलता है। अब ये सेम क्वेश्चन कुछ साल पहले भी आया था, हाँ बाय द वे व्हाट इज द आंसर देन, हाँ 14, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे भी बौखला जाओगे कि आंसर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों चाहिए, ठीक है, ओके, इधर तो कोई दिक्कत। अब सेम टू सेम क्वेश्चन आया था बट तभी ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए लेट अस से C3H8, ऑप्शन बी C4H8, ऑप्शन सी C4H10, ऑप्शन डी C5H8, अरे समझा कुछ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, C4H10, समझा, तभी तुम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था, अभी इन दोनों की एडिशन पूछी है, मिल गया, ये 2023 का क्वेश्चन है, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। ये भी नहीं कर पाए तो और एक लेंगे, डोंट वरी, जब तक तुम लोगों को आता नहीं है तब तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये करो अभी, चलो क्वेश्चन इज व्हेन हाइड्रोकार्बन A undergoes complete combustion, undergoes
कंप्लीट कंबशन। छोड़ना मतलब बुलाना छोड़ने के पहले। हाँ हाँ 5 मिनट तर थोडी नाही combustion requires 11 equivalents of oxygen, ठीक है, and produces 4 equivalents of water, ठीक है। What is the molecular formula? Of A. Option A C11H8, option B C11H4, option C C5H8 and option D C9H8। क्वेश्चन समझा? हम मुंह बंद करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले वॉल्यूम था, अब इक्विवेलेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम को जैसे लिखा था ना वैसे लिखेंगे, अरे समझा, ठीक है। बट इक्विवेलेंट जब बोला रहता है तो ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन को 1 लेने का, ठीक है। मतलब ऊपर अगर मैं इक्विवेलेंट्स की टर्म यूज करता ना तो होता 4 इक्विवेलेंट 5 इक्विवेलेंट, क्योंकि वो 1 से निकलता है वापस। इधर अगर मुझे इक्विवेलेंट शब्द यूज करना रहता तो मैं बोलता 4 इक्विवेलेंट 5 इक्विवेलेंट। मतलब क्या, इसके एक पार्ट के लिए 4 और 5। समझे इक्विवेलेंट का मीनिंग? थोड़ा बहुत। इक्विवेलेंट ये हमेशा एक पार्ट के लिए कितना वैसा रहता है। तो यहाँ पे कैसा था, 10 के लिए 40 और 50 था, तो एक के लिए 4 और 5। वैसा यहाँ पर एक के लिए 11 और 5। फॉलोड। इक्विवेलेंट्स में हाइड्रोकार्बन 1 लेना, वापस बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट्स में हाइड्रोकार्बन 1 लेना है, ठीक है। आराम से सॉल्व करेंगे, फिर मैं हैंड रेस करने बोलूंगा तब हैंड रेस करेंगे, ठीक है। पहले मोलार रेशियो लिखो, रिएक्शन लिख दी ना, अब मोल रेशियो जो लिखा था ना वो लिखो, फिर बाद में बाकी सब ऐड करना। और ये अगर क्वेश्चन नहीं समझा होगा नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिलाना, मैं पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो देखते हैं। हाँ आ गए तुम्हारे, तुम मैंने मेरे सामने तो ये क्या किया, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, मतलब अभी तो इतना किया था, ये इतना तो बराबर लिखा ना, और ये कितना आया, तो ये इधर क्या, ये कौन सा महाभारत और रामायण चालू है तुम्हारा, इधर ही पुट कर ले बेटा, मतलब डायरेक्ट डिवीजन करके आंसर आ रहा है। कौन सा मैथ्स सीख के आए हो, मतलब शे इधर तक तो आ गए थे, 2 सेकंड में आंसर आने वाला था वो। हाँ हाँ नहीं रुको, नहीं नहीं वो ये गलत करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है वैसा। अब इस तरफ वाले कुछ कोई बुला रहा नहीं है, जब तक तुम लोग कुछ बताओगे नहीं, मतलब मैं ऐसे आऊँगा नहीं। कुछ आया किसी का आंसर? नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। चलो अभी सब जन ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो, अब ध्यान देंगे। इक्विवेलेंट्स में तेरा आया क्या? नहीं आया। इक्विवेलेंट्स में तुम लोग जो ओरिजिनल कंपाउंड है, मतलब अपना हाइड्रोकार्बन, उसे कितना लोगे बोला मैंने? 1। फिर बाद में कुछ बहुत होशियार लोग x को 11 जो पकड़ रहे हैं, क्वेश्चन रीड करें, O2 11 है,
ठीक है, मैं मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ, अभी जिस किसी ने पकड़ा होगा। O2 11 है। CO2 के बारे में तो कुछ मतलब X के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो कुछ नहीं दिया है, मतलब कुछ नहीं करना उसको। फिर वाटर के बारे में कुछ तो दिया है, क्या दिया है? 4 दिया है, समझा? ठीक है, फिर बाद में अभी वाटर से हम लोग y निकाल सकते हैं, कैसे निकालने का? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालने का। अरे समझा? तो 1 into 4 इज इक्वल टू y/2। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बे, ऐसे टेढ़ा मल्टीप्लाई कर देने का बस, सच्ची मतलब उसके नाम में ही है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को, बट इतना लिखना, इक्वेशन रीड करके तो इतना लिखने आ सकता था बे, समझे ना? इतना एक ये है इक्विवेलेंट्स का, मैंने बता दिया कि इक्विवेलेंट्स जब कभी बोला रहेगा वो 1 लेने का। ऑक्सीजन 11 दिया है, गलती से इधर मतलब लिख रहे हैं कुछ लोग, ये मत करो। एंड ये 4 दिया है, फिर बाद में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 y/2 से, समझे ना? वापस एरो बनाने की जरूरत नहीं है ना? तो 4 इज इक्वल टू y/2, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 8। समझाइए? अब y आ गया, क्या बचा? x बचा। x के लिए हम लोगों को पहले से क्या देकर रखा है, मतलब अरे x के लिए कुछ डेटा दिया है, मतलब थोड़ा बहुत। x प्लस y/4 का डेटा दिया है, क्या दिया है? 11 है। वापस क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। ये मत भूलो नेक्स्ट टाइम, नहीं तो वहां पे 10 20 कुछ तो दिया रहेगा ना पहले क्वेश्चन जैसा, तो बोलोगे लास्ट टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था। मैं हर टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूँ, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। अब 1 है इसलिए तुम लोग डायरेक्ट भी करोगे ना कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो चलता है, बिकॉज 2 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, समझा? बट गलती से यहाँ पे 10 रहता तो सब गणित उल्टा हो जाता। फॉलोड? तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाद में बोलना मत कि नहीं मैंने नहीं किया था। अब यहाँ पे तो बताओ 11 इज इक्वल टू x प्लस y/4, एंड हम लोगों को y की वैल्यू पता है। y की वैल्यू क्या है? 8 है, तो x प्लस 8/4 इज 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 2, x इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समझा क्या? चलो तुम लोगों को आंसर मैंने दिखाने के बाद ये ढूंढने तो आ रहा है, आंसर ढूंढने। ठीक है, तो उसमें ही मेरे को समाधान मानना पड़ेगा अभी। ठीक है, ये समझे? क्या इसमें डिफिकल्ट था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, मैं थोड़े सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगा। मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं जमा, मैं पहले मतलब ये भी सिंपल ही है, बट मैं इससे भी सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर लूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेस पक्का कर लेंगे, फिर बाद में आगे जाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपने को नहीं जम रहा है, ये मुझे याद दिलाना। ठीक है, मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा। चलो बाय, विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।